नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बात बांग्लादेश की। करीब करीब 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल से गुजरता हुआ नजर आता है। सड़कों पर आक्रोश है, सेना के तल्ख तेवर हैं, मोहम्मद यूनुस की इस्तीफे की पेशकश। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है? सेना के तल्ख तेवर क्या कह रहे हैं? यूनुस की पेशकश क्या कह रही है? यूनुस का प्लान बी क्या है? आगे किस तरीके की रणनीति मोहम्मद यूनुस की हो सकती है? सरकार के तल्ख तेवर आखिर यूनुस के खिलाफ क्यों है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ पंकज जी हैं, सौरभ जी हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बन रही है वो किस ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बांग्लादेश को किस ओर ले जाती हुई नजर आती है। पंकज जी, देखिए, बांग्लादेश में जो अगले 48 घंटे हैं बांग्लादेश के लिए बेहद खास हैं, अहम हैं। और इसका जो शुरुआत अगर ये देखें, जो बांग्लादेश में कोई भी तख्ता पलट या सत्ता परिवर्तन होता है वहाँ हिंसा के दौर से होता है। तो हिंसा होने की अभी संभावना वहाँ लगातार बढ़ रही है और सेना जो है सो सेना ने पूरा कमान संभाला हुआ है। और एक तरह से देखें तो सत्ता जो है सो सेना के हाथ में था। मोहम्मद यूनुस मात्र एक ये थे सियासी वो मोहरा थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस की आकांक्षाएं बढ़ती गई और मोहम्मद यूनुस की अब इच्छा ये थी जो पाकिस्तान में बांग्लादेश में अगर चुनाव भी होता है तो बांग्लादेश की सत्ता तक वो कैसे पहुंचे। तो उनके लिए चूंकि माकूल मुफीद समय नहीं बन पा रहा है और इसलिए वो चाहते हैं जो हम अभी इस पे बने रहे। लेकिन जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख से उनकी अदावत जो है सो हो गई है। आर्मी चीफ वकार उज-जमा जो है वो इसको लेके काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बेसिकली जो अब ये देखिए, इसका जो काफी लंबे समय से बांग्लादेश में मांग हो रही है जो चुनाव कराया जाए। ये जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद लंदन में इलाज करा रही थी आपको खालिदा जिया वो लौट आई। जब वो लौट के आई तो फिर इसके लिए बांग्लादेश में जो चुनाव कराने के लिए लगातार मांग बढ़ने लगा और बांग्लादेश में अस्थिरता के देखिए पिछले 9 महीने से बांग्लादेश अस्थिरता की स्थिति में है। और इस सब में जो अभी जो शुरुआत हुआ, जो ताजा जो विवाद बढ़ा है, ताजा विवाद म्यांमार का में कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के लिए हो रहा था। साफ मना कर दिया, सेना ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दिया। सवाल ये भी है पंकज जी कि जब बीएनपी समेत जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वहां के, वो मांग कर रहे हैं कि भाई अब आप चुनाव कराइए। आपने आखिरी जो वक्त जो डेडलाइन ली थी वो 1.5 साल की ली थी, आधे से ज्यादा वक्त आपका बीत चुका है, तो आप क्यों जो है वो चुनाव नहीं करा रहे हैं? क्या सौरभ जी आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो यूनुस की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चुनाव होता है तो फिर उनका सत्ता में रहना या गद्दी पे बैठना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यूनुस कहते हैं ना कि सत्ता की जो एक होती है कि एक बार आपको चस्का लग जाता है तो आप चाहते हैं सत्ता में बने रहें। मोहम्मद यूनुस जब उनको बनाया गया कि मुखिया बना दिया गया, स्टूडेंट विंग की मदद से वो आते हैं और वहाँ बनते हैं। अब जब काफी वक्त हो गया, 5 अगस्त 2024 के बाद से आज का अगर वक्त देखें तो काफी लंबा वक्त हो गया। अब जब आर्मी चीफ उनके यहाँ से बोलते हैं कि 9 महीने में चुनाव हो जाए, उसके बाद में मोहम्मद यूनुस फिर से छात्रों से वो बयान देते हैं और प्रदर्शन करते हैं, स्टूडेंट भी देते हैं कि 5 साल बिना चुनाव के सत्ता में रहने दो और देखिए कि बांग्लादेश में कितना परिवर्तन होता है। तो अगर ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस को कि वो लोगों के लोकप्रिय नेता हैं, बांग्लादेश में उनकी लोकप्रियता काफी है, तो मुझे लगता है कि चुनाव से उनको डरना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखिए शेख हसीना की, तो शेख हसीना ने भी ये कहा था कि मैं जिंदा हूँ, वापस आऊंगी और फिर से मैं बांग्लादेश में वहाँ के लोगों की मतलब सेवा करूंगी। क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस इस डर में है कि कहीं चुनाव होता है वो सत्ता से बाहर हो जाए, क्योंकि जिस स्टूडेंट विंग ने उनका सपोर्ट किया था आज वहीं पर और बाकी स्टूडेंट विंग फिर से ये कह रहे हैं कि नहीं चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए उसके बाद में सत्ता में। क्योंकि आर्मी चीफ की नाराजगी इसी बात से थी कि जब सेना को आप सलाह दे रहे हैं, सेना आपको कोई जानकारी दे रही है तो किस वजह से आपको दे रही है? आप ऑफिशियली प्रधानमंत्री नहीं है, ना राष्ट्रपति हैं, तो सेना आपको जानकारी क्यों दे रही है? आप सेना के मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से उन्होंने कहा कि या तो 9 महीने में चुनाव कराइए, नहीं तो सेना जिस केस करती है। तो ये थोड़ा नाराजगी आप देखिए, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग होता है तो दोनों देशों की स्थिति वैसी की वैसी है। ना पाकिस्तान में कभी स्थिर सरकार हो पाई, ना बांग्लादेश में भी स्थिर सरकार हो पा रही है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब वो मैं बयान आपको बता दूं जो सेना प्रमुख की ओर से कहा गया है, साफ शब्दों में कहा गया
कि जब तक अंतरिम सरकार रहेगी तब तक सेना उसके पीछे रहकर काम करेगी। ये तब तक चलेगा जब तक कि यूनुस देश में चल रहे सुधारों को पूरा नहीं कर लेते। आर्मी चीफ ने यह भी आश्वासन दिया था कि वो अंतरिम सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अब परिस्थिति यहां पर बदल चुकी है। कैसे परिस्थिति बदली है अब उसको समझना होगा। सेना प्रमुख ने यूनुस के सुधार एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका एजेंडा है वो हमें मंजूर नहीं है, 2025 तक चुनाव कराने ही होंगे, ये आह्वान भी कर दिया गया है। साथ ही पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि अंतरिम सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना है, आपको यहां सत्ता भोगी बनने की आवश्यकता नहीं है, नीतिगत निर्णय लेना आपको बिल्कुल नहीं मंजूर, हमको सैन्य मामलों में आपका हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा, आंतरिक सुरक्षा जो है उसमें एक पक्षीय निर्णय और बाहरी शक्तियों के दबाव को अब जो है वो बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन शब्दों के मायने समझने होंगे। बाहरी शक्तियों का दबाव, क्या यूनुस किसी के दबाव में कोई डिसीजन ले रहे थे? ये इन शब्दों से यहां पर कंफर्म होता है। आंतरिक सुरक्षा में एक पक्षीय निर्णय, क्या आप आंतरिक जो सुरक्षा है बांग्लादेश की, क्या उससे भी कहीं समझौते की कोई कोशिश थी? इसको भी इन शब्दों से समझा जाएगा। सेना को हर रणनीति और सुरक्षा नीति में विश्वसनीय साझेदारी की तरह शामिल किया जाना चाहिए, ये वहां के जो सेना प्रमुख हैं उनकी ओर से कहा गया है। अगर आप पूरे बयानों को, इन शब्दों के मायनों को समझेंगे तो सीधे तौर पर यह बताता है कि यह बयान यूनुस की सत्ता को खुली रूप पर चुनौती देना है। सेना की ओर से यह बता दिया गया है कि आपकी एक लिमिट है, आपकी एक हद है, आप उस हद में रहिए, और एक हद के साथ ही आपको यहां पर बिठाया गया था। पंकज जी, देखिए सेना प्रमुख जो कह रहे हैं, सेना प्रमुख बिल्कुल वाजिब बातें कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिंग गवर्नमेंट बनती है तो उसका काम ये होता है कि जब तक उस देश में चुनाव नहीं होता है, कोई स्थिर सरकार नहीं बनती है, तब तक उसका काम यही होता है। चूंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है तो सेना कहना भी बिल्कुल सही है कि आप पहले एक डेजिग्नेटेड पोजीशन हो, आप प्रधानमंत्री हो, चुनाव हो, सेना जनता का चुनाव हुआ, कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचे, जो भी प्रक्रिया होती है देश में उस प्रक्रिया से कोई ऐसा बैठे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि एक्टिंग गवर्नमेंट इसलिए होती है कि अगर मान ला कहीं पे कुछ वजह से एक्टिंग गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि एक चुनाव करवाया जाए जिसके बाद में देश को एक स्थिर सरकार मिले। बिल्कुल ठीक बात है। एक और मैं बयान कोट करना चाह रही हूँ पंकज जी, और मैं चाहूंगी कि इसके मायने आपको क्या समझ आते हैं। सेना की ओर से यह साफ कर दिया गया है, इस बात पर जोर देकर कहा गया है कि अंतरिम सरकार कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, ये समझिए, कोई भी इतना महत्वपूर्ण निर्णय ना ले जिससे बांग्लादेश की स्थिरता और संप्रभुता पर असर पड़े। ऐसे मुद्दों को भविष्य में निर्वाचित सरकार पर छोड़ दिया जाए। यानी कि आप, चाहे वो म्यांमार का कॉरिडोर हो या फिर कोई अन्य डिसीजंस हो, आप उसमें जल्दबाजी दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप इंतजार ये कीजिए कि चुनाव होगा, सरकार बनेगी और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो आने वाली सरकार लेगी, यही सेना को और यही वहां की जनता को मंजूर होगा। लेकिन जो यूनुस की ओर से लगातार, यूनुस सरकार की ओर से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, अब वो सवालों के घेरे में वहां की जनता के लिए भी, वहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, और जो सेना यूनुस के पीछे खड़ी हुई थी सपोर्ट बनकर, साया बनकर, वो सेना भी अब उन पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए सेना जो सेनाध्यक्ष जो मोहम्मद वकार हैं, वो मोहम्मद यूनुस की जो मंशा है उस मंशा को अब भांप चुके हैं। और ये देखिए पिछले 9 महीने से, और इसका मेन रीजन है जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अगले 5 सालों तक बने रहना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं कराना चाहते। लेकिन वो संभव कैसे होगा? क्या यूनुस जो शांति पुरस्कार पा बैठे, वो तो बांग्लादेश को शांत नहीं कर पाए, शांति दिखी नहीं, वहां तो आपका कहीं नजर ही नहीं आया। मुझे नजर आता है कि आपको एक फिल्म याद होगी सरफरोश। सरफरोश में जो नसीरुद्दीन शाह का किरदार होता है वो बहुत ही पीसफुल रहता है, लेकिन वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही यूनुस भी जब अमेरिका से लौट के आते हैं, यहाँ पे उनको स्टूडेंट विंग से वो बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा था। जो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई बाहरी शक्तियों को यहाँ पे आप हस्तक्षेप कराया बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में कोई अस्थिरता लाना चाहता है, वैसा नजर भी आता है। क्योंकि यूसुफ के बयान से भी, यूनुस के बयान से भी साफ दिखता है कि वो फिर से स्टूडेंट्स विंग को भड़काना चाहते हैं, सड़कों पर लाना चाहते हैं, फिर से वो हिंसा, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। जिस बात से आपने शेख हसीना का विरोध किया था, जिस वजह से उनको सत्ता में हटाने की कोशिश की थी, आज आप भी वही करने लगे। आप तानाशाह बनना चाहते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार होते हुए आप देश के बड़े फैसले आप कैसे ले सकते हैं? आपने म्यांमार कॉरिडोर पे फैसला दे दिया, आर्मी से आप बातें कर रहे हैं, उसको सलाह दे रहा है कि म्यांमार कॉरिडोर पे दोनों ही सहमत थे हटाने को लेकर के, लेकिन आर्मी चीफ को बुरा ये लगा कि आखिर आप एक्टिंग गवर्नमेंट है, उसके बाद आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? देश के ऐसे बड़े मुद्दों पे फैसला कैसे ले सकते हैं? और इसीलिए सेना को ये तक कहना पड़ा कि हम उम्मीद ये करते हैं अंतरिम सरकार से कि आप स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराएं ताकि सत्ता का सुचारू और शांतिपूर्ण हस्तांतरण निर्वाचित सरकार को हो सके।
लेकिन क्या आपको लगता है पंकज जी, चूंकि कभी भी बांग्लादेश का अगर आप इतिहास देख लें, सत्ता का हस्तांतरण कभी शांतिपूर्वक तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हमेशा हमने देखा है कि हिंसा के साथ ही हुआ है, इसलिए और देखिए, जबरदस्त हिंसा के साथ हुआ है। इसलिए देखिए जो मैंने पहले कहा था, जो अगले 48 घंटे काफी अहम है, क्योंकि बांग्लादेश में जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, और जो मोहम्मद यूनुस लगातार जो स्टूडेंट विंग है उनके समर्थन से वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस्तीफा मतलब सत्ता पे काबिज बने रहना चाहते हैं। इसका ये रीजन है, जो इसीलिए जो छात्र विंग के साथ उनका जो मीटिंग हुआ था, उन्होंने बैठक की, तो उस बैठक में उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया उन्होंने, जो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इस तरह के हालात रहे तो। धमकी देने का ये किया, और उसके बाद उनके बी प्लान भी था। हाँ, एक और मोहम्मद यूनुस को अगर आप समझें, उनकी पॉलिटिक्स को अगर आप समझें, तो वो उस तरीके के व्यक्ति हैं नहीं कि वो अपना इस्तीफा दे दें, नहीं दबाव में आकर, और वो इतना इमोशनली सिर्फ दिखाने का एक मैसेज है कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन दूसरी ओर आप उसी छात्र संगठन को सड़कों पर लाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो स्थिति ये बन जाएगी, क्योंकि ये मेरी शक्ति है, ये मेरे पास पावर है ना, शक्ति प्रदर्शन जी। लेकिन हमें थोड़ा सा इसके जो बेसिक है क्या, जो वो हमको थोड़ा देखने की जरूरत है। देखिए, इसका जो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन का हुआ था, वो आपको खालिदा जिया जो है, सो उस समय में अमेरिका जाती हैं, और अमेरिका से उसका कुछ डील होता है, वो डील मानने से मना वो कर देती है। उसके बाद से जो बाइडेन होते हैं, जो बाइडेन प्रशासन जो आरोप लगते हैं, जो बाइडेन प्रशासन का हस्तक्षेप होता है, और उनके इशारे पे ये सारा काम होता है। आरोप ये थे। तख्ता पलट होता है। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं, मोहम्मद यूनुस जब सत्ता पे काबिज होता है, तो उसके बाद वो चीन के गोद में खेलने लगते हैं और पाकिस्तान के गोद में खेलने लगते हैं। अब जो इनका ये है मनसा जो है, जो चीन और पाकिस्तान के गोद में खेल के वो बांग्लादेश की सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन क्या बांग्लादेश में या अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हो गया है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालते हैं खालिदा जिया, अब पाकिस्तान आ जाती हैं, और बांग्लादेश आ जाती है। बांग्लादेश में आने के बाद वो कहते हैं जो देश में चुनाव होना चाहिए, और चुनाव की मांग करते हैं। साथ ही खालिदा जिया ने ये भी कहा, जो शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो भी चुनाव लड़े, लेकिन जो हिंसा और उसमें में जो अराजकता की स्थिति हुई थी, उसके जो दावेदार हैं, उसके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को सजा मिले, लेकिन उस पार्टी को चुनाव में हिस्सेदारी से रोकना गलत होगा। तो चूंकि इस तरह विपक्षी पार्टियां भी अब लामबंद हो रही है, चुनाव के लिए हो रहा है, और ऊपर से एक अमेरिका का प्रेशर है। अगर मोहम्मद यूनुस अमेरिका से जिस तरह की उस समय में स्थिति थी, आज से 9 महीने पहले, वैसी स्थिति में अगर रहते तो शायद इस तरह का वहां माहौल नहीं बनता। लेकिन चूंकि आवाम भी, जो बांग्लादेश की आवाम भी है, वो भी काफी मतलब ऊब चुकी है वो हिंसा से, और बाजार बंद रहना, लोगों को सरेआम मार दिया जाना, लूटपाट करना। तो वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी, उस ग्रोथ पे भी एक ब्रेक जैसा लगा हुआ है। शेख हसीना के आवास के अंदर किस तरीके की अराजकता, किस तरीके की तोड़फोड़, अब आप कहें कि मतलब एक अलग तरीके के हिंसा की तस्वीरें, जिनको अगर आप देख लें तो वहां किस तरीके से लोग सहम रहे थे कि इस तरीके की अराजकता भी किसी देश में हो सकती है। अपना विरोध एक अलग होता है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाता है, लेकिन इस तरीके का जो विरोध देखा वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं था किसी के लिए। तो वकार जमा का जो था, वकार जमा का जो सेनाध्यक्ष वहां थे, शेख हसीना ने ही उनको सेनाध्यक्ष बनाया था। हाँ। लेकिन उसके बाद उनकी जो लॉयलिटी थी वो थोड़ा चेंज हुआ। वो अपना जो सत्ता का महत्वाकांक्षा था, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। तो वो ये सोच रहे थे, जो अगर अंतरिम सरकार इनको बेदखल कर दिया जाए और नई सरकार, कोई अंतरिम सरकार बनती है, तो उनमें उनका जो है सो वर्चस्व रहेगा, वो ओवरऑल रहेंगे, उनके इशारे पे सारे काम काज होंगे। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस आते हैं तो मोहम्मद यूनुस अपनी चलाने लगते हैं। अब दोनों की बन नहीं रही है, तो चूंकि सेना अभी भी वहां बांग्लादेश में, आप देखिए बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये म्यांमार कॉरिडोर का जो एक पूरा मुद्दा यूनुस सरकार के लिए बहुत ज्यादा मैं कहूं कि एक प्रेस्टीज, एक नाक की विषय बन गया है, क्योंकि विदेश सचिव को भी इसीलिए हटाया यूनुस ने कि वो उसके खिलाफ थे, वो उसके खिलाफ थे, इसलिए आपने उनको भी हटा दिया। लेकिन क्या अब ये देखा जाए कि आने वाले जो 48 घंटे हैं, जैसा कि पंकज जी ने कहा है, क्या नागरिक राजनीतिक अशांति की ओर एक बार फिर से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है? क्योंकि बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, और बहुत जल्द हो रहे हैं, और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। रहेगी बांग्लादेश की परिस्थितियों पर नजर। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।